नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है और आज पूर्णिमा भी है, तो आज मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास रच दिया है अर्णब गोस्वामी ने। भारत के इतिहास में पहली बार चारों पूजनीय, अति पूजनीय शंकराचार्य, एक नहीं चारों अति पूजनीय शंकराचार्यों से एक साथ बात की है अर्णब गोस्वामी ने। हमारे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ने, ये सभी पूजनीय शंकराचार्यों ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे आके बांग्लादेश में, दोबारा दोहरा रहा हूं, बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ आज रक्षाबंधन के त्योहार पर उन्होंने देश को संबोधित किया है। चारों महान शंकराचार्यों ने एक साथ अर्णब गोस्वामी जी के साथ, और यह बताया कि वो कैसे व्यथित हैं, कैसे चिंतित हैं बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो वो उनका उद्घोष या उनकी भावनाओं को देखना मत भूलिएगा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे। अर्णब गोस्वामी के साथ चारों पूजनीय शंकराचार्य एक साथ थे आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं पूछता है भारत की। दर्शकों, आपको याद होगा पूरा ये लुटियंस मीडिया, पूरा ये हाई फ्लाइंग सोशल क्लब वाले मीडिया वाले, ये बड़े बड़े जो क्या कहते हैं इन्हें, क्लब्स में, चौथे पांचवें माले पे बड़े बड़े क्लब्स में बैठने वाले ये लोग चला रहे थे, अरे योगी आदित्यनाथ का तो दिल्ली के बीजेपी के नेतृत्व के साथ बैर हो गया है, अरे योगी ओवर, अरे योगी को अब हटाया और तब हटाया, किसने क्या नहीं चलाया, कोई यही चलाते रहता है। अगले 2 मिनट में बड़ी खबर उत्तर प्रदेश, क्या हुआ, सब टाई पेश। मैंने उस दिन 2 दिन तक रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने ये जो खबरें चलाई जा रही थी इधर की उधर की बेतुकी, उनसे अपनी दूरी बनाए रखी। लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर गया, हमने देखा बिल्कुल, मतलब खबर के नाम पे जिसका जो मना रहा है बोले जा रहा है कि बाबा को अब हटाया तब हटाया, ये हुआ वो हुआ। तब मुझे अभी भी याद है 10 बज के कुछ समय था मिनट रात के, खबर हमने 4 बार कंफर्म की, 4 बड़े ने, द पीपल हु मैटर, और उसके बाद चलाया कि योगी आदित्यनाथ इज द बॉस। जब तक बात उत्तर प्रदेश की है, बाबा इज द बॉस और बाबा रहेंगे। 27 का चुनाव बाबा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में तो त्रिपाठी जी न जाने पता नहीं क्या हो गया, अरे रिपब्लिक ये क्या चला रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। और आज कोई और नहीं दर्शक, जिनके बारे में कहा जा रहा था, बाबा के डेप्यूटी केशव प्रसाद मौर्य, बैक ऑन दैट ग्राफिक शर्मा, उन्होंने कहा, भाटी जी दुख तो बहुत हुआ होगा आपको सुन के वो, क्योंकि अखिलेश यादव जी तो केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पे ही रख के तो बंदूक चला रहे थे अभी तक। दुख तो बहुत हुआ होगा आपको भी आज कि जब केशव प्रसाद मौर्य ने कल देर रात ये कहा कि बाबा इज द बॉस उत्तर प्रदेश के, कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता कोई है क्या। ये किसने कहा? केशव प्रसाद मौर्य ने। और उन्हीं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा जैसा कोई मुख्यमंत्री पूरे देश में है क्या। जिसका जो मन आ रहा था दर्शकों वो चला रहा था। लेकिन ऑन द विजुअल्स ऑफ मोदी एंड योगी नाउ, जब तक मोदी का हाथ बाबा के कंधे पे है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये विजुअल्स वो नहीं है जो मुझे चाहिए। अगेन, दीज आर नॉट दोज विजुअल्स जो मुझे चाहिए। यस, दिस इज व्हाट ये पिक्चर अपने आप में डिपेक्ट करती है। ये समाजवादी पार्टी, और मैं कह रहा हूं आज पार्टी के अंदर भी राकेश त्रिपाठी, पार्टी के अंदर वालों को भी इतनी खुशी थी कि देखो मीडिया में क्या चल रहा है, कई लोगों को बीजेपी के अंदर, बट ठीक है, वो आपकी पार्टी है, आप संभालें। जनता ने बाबा को समर्थन दिया, मोदी ने अपना आश्वासन दिया, बात खत्म। समाजवादी पार्टी केशव प्रसाद मौर्य जी के कंधे पर रख के काफी समय तक बंदूक चलाती रही, लेकिन फिर केशव जी को समझ आया क्या हो रहा है। केशव जी ने कहा, दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी, क्लैरिटी है।
और अब क्या करेगी समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव वक्तव्य देते देते थक नहीं रहे। अखिलेश यादव कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये तो कभी वो, समझ नहीं पा रहे हैं, जाएं तो जाएं कहां, बोले तो बोले कहां, अब क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए प्रॉब्लम्स हैं, हां है। उत्तर प्रदेश की राह बीजेपी के लिए कठिनाई भरी है, हां है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के ज्यादा सांसद आए, हां आए। लेकिन अगर बीजेपी के अपने नेता बाबा के खिलाफ खड़ा होना बंद करें और एक साथ जनता के बारे में सोचे, प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना बीजेपी का काम है, हमारा काम नहीं। हमको देखना है कि जनता के लिए कौन बेहतर है, लोगों के लिए कौन बेहतर है, प्रदेश के लिए कौन बेहतर है, प्रदेश की जनता के लिए कौन बेहतर है, प्रदेश के एका के लिए कौन बेहतर है। एका मतलब सब एक साथ, सबको एक साथ रखना है, सबको एक साथ रखना। यह तुष्टीकरण की राजनीति, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसके नेतृत्व में टाइट है, किसके नेतृत्व में भारत की महिलाएं, भारत की बेटी सुरक्षित है। आज रक्षाबंधन है, हर भाई को, हर आदमी को आज भारत में यह प्रण लेना चाहिए, आई एम सेइंग ऑन द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल, कि सड़क चलती महिला के साथ अगर किसी ने बदतमीजी होती देखी, उत्तर प्रदेश और नो उत्तर प्रदेश, भारत के किसी भी कोने में, सतीश के सिंह जी, मलूक नागर साहब, तो वो खड़ा होगा उसके लिए। अगर आपकी आंखों के सामने किसी बहन, किसी की बेटी के साथ बदतमीजी हो रही है, तो अगर आप मुंह दूसरी तरफ करेंगे तो कहीं ना कहीं मॉरली आप भी वो होने दे रहे हैं। इसका ध्यान रखिए, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा एक इशू है, यह कोई उत्तर प्रदेश की जनता से पूछे। लॉ एंड ऑर्डर कितना महत्वपूर्ण है, यह कोई जरा चले जाइए 50 किलोमीटर दूर नोएडा या लखनऊ से उत्तर प्रदेश में और पूछिए 10 साल पहले, 7 साल पहले क्या हालत थी। बहुत दूर मत जाइए, मैं नोएडा में ही बोलता हूं आपको। ये जो एक्सप्रेसवे है, इस पे 8 बजे के बाद आना मुश्किल होता था लोग। तो लॉ एंड ऑर्डर कितना महत्वपूर्ण है, ये सब जानते हैं। और दर्शकों, एक बात और, केशव प्रसाद मौर्य ने जो बोला कि योगी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, योगी जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है नागर साहब, देश में सबसे अच्छा काम करने वाले योगी हैं, योगी से किसी मुख्यमंत्री की तुलना नहीं, योगी है तो चिंता की जरूरत नहीं। ये अगर सतीश के सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं, सतीश के सिंह जी ये मेरे शब्द नहीं हैं, राकेश त्रिपाठी जी, सुब्रत पाठक जी, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य जी के शब्द हैं। तो प्लीज आपकी हंसी क्यों इतनी ज्यादा हो रही है सतीश के सिंह जी? लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अभी करल मैनपुरी में सुब्रत पाठक जी जुड़ेंगे, फूलपुर प्रयागराज ग्राफिक्स, मिल्कीपुर अयोध्या, सीसामाऊ कानपुर, गाजियाबाद सदर गाजियाबाद, मीरापुर मुजफ्फरनगर, खैर अलीगढ़, मंझवा भदोई, कुंदरकी मुरादाबाद और कटेरी अंबेडकर नगर, ये 10 बाई इलेक्शंस हैं। और ये 10 बाई इलेक्शंस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व को भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये बात केशव प्रसाद मौर्य भी जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अगर ऑल गन्स ब्लेजिंग अपने ही नेतृत्व के खिलाफ रहेंगे तो उनके साथ कौन रहेगा? उनको पहले ये 10 सीटें जीतनी है, एक साथ आके 10 सीटें जीतनी है। और एक बात और, इससे पहले मैं, राकेश त्रिपाठी जी और मलूक नागर साहब तो लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं, फ्रॉम लंदन टू लखनऊ, उनकी नजर सब पे रहती है। लेकिन एक ये मुझे सवाल करना था, कहना है मैं फुल पैनल फॉर अ मिनट प्लीज। ये जो नंबर है मुझे एग्जैक्टली याद है भाटी जी, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो जो कोठी, कहना है मैं फुल पैनल ऑन एयर नाउ, फुल पैनल ऑन एयर। भाटी जी गलत बताइएगा तो है, गलत तो नहीं है ना, कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो जो कोठी अभी केशव प्रसाद मौर्य जी के पास है वही शिवपाल जी के पास थी, है ना? वही कोठी शिवपाल जी के साथ थी। तो कुछ 5 और 7 नंबर का कुछ मेल मिलाप नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। कोई भी पार्टी का मुख्यमंत्री आ जाए, वो 5 और 7 केडी में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन दैट इज ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा है वो क्लियर है कि योगी से बेहतरीन कोई मंत्री नहीं, और योगी है तो चिंता की जरूरत नहीं। ये जरा स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए, फिर राकेश त्रिपाठी जी शुरू करते हैं। सांसद जी आ रहा हूं,
पाठक साहब, स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। इस बयान से अखिलेश यादव बौखला गए। केशव की जुबान से बाबा की प्रशंसा समाजवादी पार्टी को पच नहीं रही। लगता है 100 विधायक लाओ सरकार बनाओ के प्लान पर पानी फिर गया है। दूसरा ये कि इस बयान से साफ हो गया कि यूपी बीजेपी में चल रही खटपट का अंत हो चुका है, या ये कहें कि बीजेपी नेतृत्व के बोल्ड डिसीजन का असर देखने लगा है। यही वजह है कि उपचुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य बाबा के नाम के कसीदे पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। नाम मत लिया करो, वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। तो नहीं मानते, आप पता कर लेना। यूपी में योगी का डंका बजता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पिछले 8 सालों से योगी निरंतर यूपी को विकास के पथ पर दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका भान बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी है। यही वजह है कि पीएम मोदी भी योगी की लगातार तारीफ कर रहे हैं। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। ऐसे में सवाल ये है कि केशव योगी को बॉस बता रहे हैं तो अखिलेश यादव को मिर्ची क्यों लग रही है? सवाल ये भी है कि क्या केशव के बयान से विपक्ष के प्लान को बड़ा धक्का लगा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उपचुनाव से पहले केशव समझ चुके हैं बिना योगी जीत पाना मुश्किल है। पूछता है भारत, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश से राकेश त्रिपाठी जी, पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक जी, और फ्रॉम लंदन टू लखनऊ मलूक नागर जी, जनरल सेक्रेटरी आरएलडी, इस समय लंदन से जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी नजरें लखनऊ पे हैं लगातार। और सतीश के सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत उनको चिंता हो रही है। एक केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर, कंधे के ऊपर तो वो बंदूक रख के चला रहे थे अब तक, बाबा के ऊपर अब वो कंधा भी हट गया है। अजय वर्मा जी नेता है कांग्रेस के आ रहे, करण त्रिपाठी जी मेरे साथ काशी से ही जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं राकेश त्रिपाठी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी ये पहले भी बोल सकते थे लेकिन उन्होंने बोला और क्लियर कर दिया कि कोई और है नहीं यूपी में योगी के अलावा, जैसे देश में मोदी के अलावा। लेकिन अभी भी विपक्ष कह रहा है, आपने सुना अखिलेश यादव को किसी और चीज पे, करल के उपचुनाव पे, सुब्रत जी आ रहा हूं, सुब्रत जी को भी रखें, करल के चुनाव पे, मिल्कीपुर के चुनाव पे, गाजियाबाद के चुनाव पे, भदोही के, मुजफ्फरनगर के, किसी के बाई इलेक्शन पे आप पूछ लीजिए, उनका जवाब होता है केशव जी पे। अब वो केशव जी पे चुटकी नहीं लेने लगे हैं। जो उनकी आज की प्रतिक्रिया थी वो चुटकी ली उन्होंने बहुत स्ट्रांग, अरे वो कुछ है क्या, बाबा ने बोल दिया तो वो पता भी नहीं चलेगा वो डिप्टी सीएम है कि नहीं है। तो बीजेपी के अंदर के क्या डायनामिक्स हैं इस पे बहुत नजर है लोगों की। लेकिन आखिरकार ये 10 इलेक्शन तो आपको जीतने हैं और ये 10 इलेक्शन आप तभी जीतेंगे जब आप सब एक साथ हैं। राकेश त्रिपाठी जी, सुब्रत जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए ऐश्वर्य, सबसे पहले तो रिपब्लिक नेटवर्क के देश के और दुनिया भर के दर्शकों को आज भाई बहन के इस पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
देखिए, सच बात यह है, आपने जिस विषय को आज उठाया है कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है, ये कोई पहली बार नहीं कहा है, बार बार दोहराते रहे हैं, पार्टी की बैठकों में दोहराते हैं, जनता के बीच में दोहराते हैं, चुनावी सभाओं में दोहराते हैं, और इसमें कोई शक सुबह नहीं है। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता पूरी दुनिया में नहीं है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है। इसको स्वीकार करने में किसी को किसी प्रकार की कोई हिचक नहीं है। और ये बात केशव प्रसाद मौर्य जी पहले भी कहते रहे, मैं बार बार आपके साथ डिबेट में भी कहता रहा, हर बार इस बात को दोहराता रहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई मतभेद, कोई मनभेद नहीं है। यह जानबूझ करके कपोल कल्पना कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट की जाती है। और विशेष करके अखिलेश यादव जी बार बार इस तरह के ऑफर मन में लेकर के रात में सपना देख करके सोते हैं और सुबह अपना ऑफर लेकर के आ जाते हैं। ये 2017 से 22 की हमारी सरकार चल रही थी, तब भी ये इस तरह के ऑफर लेकर के आते थे, क्योंकि अपनी पार्टी के भीतर ऐसा ही झगड़ा इन्होंने देखा है। जिसकी परवरिश जैसी होती है वो वैसा ही अपेक्षा दूसरे से करता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के भीतर हमेशा मतभिन्नताएं हुई हैं, हमेशा सिरफटोवल हुई है। इवन चीफ सेक्रेटरी तक नियुक्त करने के लिए कैसी खींचतान होती रही है कि आलोक रंजन के संदर्भ में कैसे सार्वजनिक बयान दिया था अखिलेश यादव ने कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा जाकर के नेताजी के पांव पकड़ लो तब तुम बच सकते हो। और कैसे मुलायम सिंह यादव जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर के गलती की। दुनिया में कोई बाप अपने जीते जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाता। कैसे मुलायम सिंह यादव से पार्टी कब्जा कर ली थी, कैसे शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया था, और कैसे शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। यह सब हमने देखा है। अखिलेश जी हमेशा इस बात की अपेक्षा करते हैं कि बीजेपी में क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है। पार्टी विचारधारा के आधार पर चलती है, कार्यकर्ताओं के समुच्चय के आधार पर चलती है। इसलिए पार्टी में इस तरह से व्यक्तिवाद के आधार पर बात नहीं होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार बनाने के बाद से उत्तर प्रदेश का चेहरा बदला है। वरना यह उत्तर प्रदेश जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के पैटर्न पर चला करता था, उस उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हम लेकर के आए। उत्तर प्रदेश के हर जिले को हमने महत्ता दी है। कोई आज वीआईपी कल्चर नहीं है कि आज मैनपुरी वीआईपी होगा, कन्नौज वीआईपी होगा, अमेठी वीआईपी होगा, रायबरेली वीआईपी होगा, लखनऊ वीआईपी होगा। आज हमने बाना से लेकर के बलिया तक, बदायूं से लेकर के बुलंदशहर तक, हर उत्तर प्रदेश के जिले को हमने समान दृष्टि से देखा है। चाहे वो बिजली के संदर्भ में हो, वो सड़क के संदर्भ में हो, वो बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में हो, या वो कानून व्यवस्था के संदर्भ में हो। उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हमने करने का काम किया है। और इस विकास में किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी जाति और मजहब के साथ भी नहीं किया है। इसलिए अखिलेश जी को पीड़ा है। और मैं एक बात और कहूं ऐश्वर्य जी, ये बार बार अखिलेश यादव जी केशव प्रसाद मौर्य जी पर निजी हमले जिन बयान करके और निचले स्तर के, छिछले स्तर के हमले करते हैं, क्योंकि नहीं, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? बोलते बोलते फ्रेम चला गया। मैं वापस आ रहा हूं राकेश जी आपके पास, सुब्रत जी आ रहा हूं। लेकिन भाटी जी, ये एक रियलिटी है कि केशव प्रसाद, देखिए मैं ये नहीं कहता राकेश जी की तरह कि ऑल इज वेल, कुछ दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी को समझ आ गया कि अगर इस तरह के बयानबाजी करते रहेंगे अपने ही नेतृत्व, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो ये 10 इलेक्शन नहीं, ये 10 बाई इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। करल, फूलपुर, मिल्कीपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर, मजवा, कुंदरखी और कठेरी में नहीं जीत पाएंगे। इस 10 में से बीजेपी कहती है हम 3 पे थे, 5 इस बार ले आएंगे। समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? अब ऑन द फेस एटलीस्ट, अंदर की बात मुझे नहीं पता, बट ऑन द फेस एटलीस्ट केशव प्रसाद मौर्य और बाबा एक साथ हैं, सीएम और डिप्टी सीएम एक साथ हैं। भाटी जी, नागर साहब को भी ले। नहीं, एक तो जो आपने विषय उठाया उसकी हवा राकेश त्रिपाठी ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि ये तो केशव प्रसाद मौर्य ने अब बयान थोड़ी दिया, वो तो हमेशा ये बयान देते रहते हैं, वो तो हमेशा बोलते रहते हैं, वो तो हर सभा में कहते हैं, योगी जी का समर्थन करते हैं। अब अगर राकेश त्रिपाठी जी की बात पर विश्वास करें तो फिर तो ये आज विषय ही नहीं रहता कोई डिबेट का। आपकी तो डिबेट ही इस विषय पर आधारित है कि अब तक केशव प्रसाद मौर्य विरोध कर रहे थे, आज वो समर्थन में आ गए। खैर, तो नहीं कर रहे आपस के झगड़े नहीं, मैं अभी चेंज कर दूंगा अगले 30 सेकंड में। ये तो बोलो कि नहीं कर रहे थे। एक बार समाजवादी पार्टी बोले तो कि नहीं कर रहे थे विरोध। नहीं क्या पार्टी जी ऐसी बात मत करो। देखो मेरे पास बहुत मुद्दे, देखो मेरे पास तो आज इतिहास है, मेरे को कुछ नहीं करना। अर्नब ने अभी चारों महामहिम जो हमारे वो हैं संत, उनको एक साथ जो हैं उन सबसे एक साथ बात की। मुझे तो कुछ करना नहीं, मेरे को धन्यवाद कहना और वो प्ले हो जाएगा। एक बार समाजवादी पार्टी बोले तो सही कि था ही नहीं कभी दिक्कत कोई। हाँ भाटी जी बोलिए। नहीं, मैं सैकड़ों बार ये सवाल उठा चुका हूँ आपकी डिबेट में कि जब हम बोलते हैं तभी टोका टाकी क्यों होती है।
राकेश त्रिपाठी लगभग 3 मिनट बोले, आपने एक शब्द तो बीच में नहीं बोला। आप बिल्कुल ऐसे पूरी निष्ठा के साथ, पूरी आस्था के साथ, जैसे मुरारी बापू की कथा चल रही हो, चुपचाप बैठ के सुनते हैं आप। और जब हम बोलेंगे हमें हर वक्त पर टोका जाएगा, हर वक्त पर टोका जाएगा, तो हम अपनी बात ऐसी करो। आप हमें कम समय दीजिए करो। ऐश्वर्या जी लंदन में बैठे नागर साहब हंस रहे हैं, वो बोल दिया करो अपनी बात। जी बोलिए बोलिए बोलिए, बात ही ऐसी करो आप। मैं और क्या कहूँ जी बोलिए। जब आप हमें हर वक्त पर टोकोगे तो हम कह ही नहीं पाते। नहीं बोलिए बोलिए। देखिए अच्छा बोलिए। दूसरी बात, इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है जितना आप उत्साहित हो रहे हैं। कब कोई समस्या नहीं बची। राजनीतिक लोग जो बोलते हैं उनके अर्थ उनके शब्दों में नहीं होते, उन शब्दों के बीच में बिटवीन द लाइंस छिपे होते हैं। जब राजनीतिक आदमी जिसकी प्रशंसा करने लगे, समझो सबसे ज़्यादा खतरा उसी को है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो ये कहा जाता है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, कि अगर ये लोग पूरब जाने की बात करें तो इन्हें पूरब के अलावा तीनों दिशाओं में खोजना चाहिए। ये जहां जाने की बात करते हैं वह कभी नहीं जाते हैं। तीसरी बात, आपने एक वाक्य और बोला कि अखिलेश यादव उनके कंधे पर तीर चला रहे हैं। अखिलेश यादव को आज बड़ा दुख हुआ होगा। हम इतनी कमजोर पार्टी हैं कि हम ऐसे चुनाव हारे हुए आदमी के कंधे पर तीर चलाएंगे जो हमारी पार्टी से चुनाव हारा है। केशव प्रसाद मौर्य की कोई हैसियत उत्तर प्रदेश में राजनीति में है नहीं। वो उलझुल बकते रहते हैं। उनके अंदर एक फोबिया है समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का। अगला सवाल मेरा ये है कि जो आज आप उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक इतनी बड़ी घटना हुई है कि शायद देश के इतिहास में 1-2 ही घटना ऐसी और हुई होंगी। उत्तर प्रदेश में जो लगातार 4 साल से हम चिल्ला रहे थे और हमें आप बोलने नहीं देते थे कि योगी आदित्यनाथ ने पिछड़े और दलित लोगों के साथ बेईमानी की है, शिक्षक भर्ती में उनकी चोरी की है, उनकी सीटों की। हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछड़े और दलित कैंडिडेट्स की चोरी करके सीटें जनरल कास्ट को दी। 6800 लोगों के साथ बेईमानी की। इसी शिक्षक भर्ती के आरोप में चौटाला जी ने जेल काटी थी हरियाणा में। बिहार में लालू यादव जेल गए थे। क्या योगी आदित्यनाथ जेल जाएंगे? क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या केंद्र की मोदी जी की सरकार नौकरियों में धांधली करने वाले व्यक्ति को मुकदमा दर्ज करके जेल भेजेगी? अब आई बात, मैं आखिर बात ये कहता हूं कि जो बार बार राकेश जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े वो काम करते हैं, दुनिया में डंका बज रहा है। उनका डंका इसलिए बज रहा है कि वो हर कार्य में, वो नियुक्ति में जाति धर्म देखते हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति धर्म देखते हैं, वो अपराधियों की जाति धर्म देखते हैं। विधानसभा के अंदर 2 लोगों का नाम लेते हैं, एक मुसलमान एक यादव, जबकि उसमें गिरफ्तार 16 लोग हुए थे और बाद में पता चलता है कि वो दोनों थे ही नहीं। जिनके नाम मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर खड़े होकर ले रहे थे वो उसमें थे ही नहीं। अगर अपराधी मुसलमान है, यादव है या समाजवादी पार्टी से जुड़ा है तो बाबा का बुलडोजर तुरंत जाकर उनके घर गिरा देता है बिना किसी कोर्ट के आदेश के। और अगर अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और किसी और जाति धर्म का, ये उदाहरण है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गैंगरेप करने वाले ये सक्षम पटेल, कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान अगर होते हैं तो फिर बाबा के बुलडोजर में तेल नहीं होता है, फिर बाबा का बुलडोजर स्टार्ट ही नहीं होता है। इतनी ये भेदभाव, इतने बेईमानी, इतने लोगों के खिलाफ नफरत का जो व्यक्ति सोच रखता हो, उसकी मैं किसी भी तरह जल्दी क्विक बहुत लंबा। ओके गॉट। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित जो राकेश जी आ रहा हूं, एक सेकंड राकेश जी आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। सुब्रत पाठक जी, राकेश जी वापस आ रहा हूं, राकेश जी वापस आ रहे हैं, इसलिए ओके भाटी, राकेश जी वापस आ रहा हूं। तो सवाल पूछ रहा हूं राजकुमार भाटी से। राजकुमार भाटी, डिंपल यादव चुनाव हार गई थी तो क्या डिंपल यादव की कोई हैसियत नहीं है? यही डिंपल यादव इसी सुब्रत पाठक जी से चुनाव हारी थी तो क्या डिंपल यादव की कोई हैसियत नहीं है? धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे थे तो क्या धर्मेंद्र यादव की कोई हैसियत नहीं है? चुनाव में जय या पराजय होती है, इसके आधार पर हैसियत तय करने लगेंगे। आपकी हैसियत है कि आप केशव प्रसाद मौर्य की हैसियत तय करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य अपनी मेहनत से आए हैं, कोई विरासत के आधार पर नहीं है, कोई मुलायम सिंह यादव के बेटे के आधार पर अखिलेश यादव ने राजनीति खड़ी की। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, पंचायत हारे, निकाय हारे, उपचुनाव हारे। इतने चुनाव हारने के बाद भी अखिलेश यादव की हैसियत है। तनिक सी जीत क्या मिल गई कि इतने मुगालती में आ गए, इतने गुरूर में आ गए। ये गुरूर टूटेगा, इसी उपचुनाव में टूटेगा, 27 में फिर टूटेगा, 29 में फिर तोड़ेंगे। पॉइंट टेकन। भाटी जी अभी ये केशव प्रसाद मौर्य इतने हैसियतदार आदमी हैं तो उन्हें स्टूल पर क्यों बैठाते हो? उन्हें सोफा क्यों नहीं देते बैठने के लिए?
उन्हें खड़े क्यों रखते हो मीटिंग में? इनको बहुत दुख है। मुख्यमंत्री दूसरे उनके के पास पास सोफा है। सुब्रत पाठक जी, एक सेकंड। सुब्रत पाठक जी, एक सेकंड। नागर साहब, सुब्रत पाठक, सुब्रत पाठक जी, नागर जी, सतीश के सिंह जी, केवल रिलैक्स आपको पिछड़े रिलैक्स वर्ग के हालात भी समझ ये बहुत में बात उठ रही थी चाहे कि वो बाबा आपको रहेंगे पति नहीं नहीं रहेंगे, क्या होगा, बाई इलेक्शंस तक रहेंगे, कई लोग चला रहे थे हर 30 सेकंड में बड़ी खबर, ये आ रहा है वो आ रहा है। सुब्रत पाठक जी, आप सांसद रहे, अभी करल मैनपुरी में दोबारा बाई इलेक्शन है, फूलपुर में 10 जगह है उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है बीजेपी कितनी सीट जीत पाएगी इन 10 में से? पाठक साहब, नहीं, देखो हमारा प्रयास 10 की 10 सीटें जीतने का है, और फिर बाकी तो देखो जनता तय करेगी जनता का क्या जनादेश है। तो कुल मिलाकर जो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से देखो जो अभी जो लोकसभा के चुनाव में जो जनता गुमराह हुई थी, अब उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, और जिस प्रकार की स्थितियां हैं जो राजनीतिक परिदृश्य से सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। इसलिए झूठ बहुत दूर तक नहीं जाता है, चलता है थोड़ी दूर तक चलता है, लेकिन एक मंजिल तक पहुंच जाए कभी नहीं पहुंचता। तो आज सबको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति समझ में आ गई है, और समाजवादी पार्टी का क्या चरित्र है वह भी धीरे धीरे सबके सामने उजागर हो गया है। तो मैं समझता हूं कि उपचुनाव में नतीजे जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। हाँ, एक आध सीट हो सकती है कहाँ भाई जहाँ के ऊपर हमारे वोट न देने वालों का जहाँ वोट बहुत ही अधिक हो, तो वो कुल मिलाकर उसकी बात अलग है, एक आध सीट अगर ऐसी कोई होगी तो। नहीं तो मैं समझता हूं कि सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 2027 से जोड़ा जा रहा है। तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने, योगी जी उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने, एक बात। दूसरी बात अभी चल रही थी जो केशव जी को लेकर और योगी जी को लेकर, जो किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा, देखो कभी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है, कि लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, हमारा देश में लोकतंत्र लागू है। तो कुल मिलाकर यहाँ अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। अगर माने केशव जी को कोई बात लगी होगी, वो बात केशव जी ने कह दी, तो इसमें बुराई क्या है? केशव जी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और दूसरी बात, अखिलेश जी से हैसियत की बात अगर अखिलेश जी करते हैं, तो मैं समझता हूँ अखिलेश जी को केशव जी और योगी जी से हैसियत नापनी नहीं चाहिए, क्योंकि योगी जी और केशव जी की अखिलेश जी के आगे कोई हैसियत नहीं है, ये बात सही है। योगी जी बहुत निम्न परिवार से आए हैं, केशव जी भी बहुत निम्न परिवार से आए हैं। केशव जी बेचारे अपना, आपने देखा होगा तो सुना है कि वो अखबार बांटा करते थे, अखबार बांटकर अपनी मेहनत करते हुए यहाँ राजनीति में आए हैं। योगी जी जिसने निम्न परिवार से आए हैं, आज भी उनकी बहन जो है, आपने देखा होगा कि वही चाहे वह अपना फूल पत्ती बेचने का काम करती है। क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है क्या? तो क्या तुलना हो सकती है? कोई तुलना ही नहीं हो सकती कभी अखिलेश जी की और केशव जी से या योगी जी से। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार की निम्न टिप्पणी अखिलेश जी अगर वो करते हैं, तो यही सामंतवाद है उनका, और यह परिवारवादी एक परंपरा है कि उनको लगता है कि शायद उनसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि वो मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं। अब भाई केशव जी का क्या दुर्भाग्य है कि उनके पिता मुलायम सिंह जी नहीं है। भाई केशव जी ने तो जो कुछ भी किया है अपनी मेहनत से किया है। कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से आता है, अपनी मेहनत से छोटे छोटे काम करता है, कभी धरना करता है, कभी प्रदर्शन करता है, कभी छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ाई झगड़ा करता है, और फिर उसके बाद में फिर आकर एक स्थान बनता है। और भारतीय, ये मैं आपकी बात मानता हूं पाठक साहब, नहीं सांसद जी, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन ये नहीं मानता कि पार्टी में कोई दिक्कत थी नहीं। पार्टी में तो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ हंकी डोरी था। सतीश के सिंह जी ऐसा नहीं था। नागर साहब आ रहा हूं सर। सतीश के सिंह जी, देखो पार्टी हमने कहा कि लोकतांत्रिक पार्टी है, और सबको अपनी बात ऐसा भी क्या लोकतंत्र कि बाबा ला रहे हैं बिल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी आर्टिकल दे रहे हैं 5-5 कॉलम का कि कैसे ये बीजेपी को तोड़ देगा। नहीं, देखिए पाठक जी, आप भी नेता हैं, आप भी इलेक्शन जीतते हैं हारते हैं, सब होता है, आपको पता है। ऐसा भी क्या डेमोक्रेसी कि बाबा ला रहे हैं बिल और प्रदेश अध्यक्ष अखबारों में 5-5, 6-6 कॉलम का आर्टिकल दे रहे हैं कि ये बीजेपी को तोड़ देगा। ये तो आपने समाजवादी पार्टी को मतलब फूड फॉर थॉट नहीं, आपने तो पूरा का पूरा 5 कोर्स मील परोस दिया था कि देखो क्या क्या गड़बड़ है। नहीं, देखिए वो आप नकार नहीं सकते पार्टी, नहीं, उसको डिफेंड करके क्या फायदा? नहीं, आप उसको डिफेंड कर ही नहीं सकते, दैट्स ओके। वो आपके लिए डेमोक्रेसी है तो फिर ठीक है। सतीश के सिंह जी, नागर साहब आ रहा हूं, उसके बाद राकेश जी को लाइए। ऐश्वर्या जी, आपने जो आज टॉपिक चुना और जो आपने शुरुआत में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो ऐसा लग रहा था कि ये प्रशस्ति पत्र है योगी जी के लिए।
और बाद में translate आप that, but I'll do सवाल that. कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ खटपट थी। हाँ ठीक है, आप करिए सर। ये आपका अधिकार है, आप करते रहिए। दूसरी बात कि भाई कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैबिनेट के मीटिंग में न जाए और दिल्ली में फिरता घूमता रहे। तीसरी बात कि कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहे संगठन सरकार से बड़ी है और मुख्यमंत्री कहें कि संगठन पर कुछ इस तरह के कुछ क्वेश्चन मार्क उठाएं, तो ये बहुत लाजमी चीज़ है कि ये सवाल थे। ये इसका मतलब ये नहीं, मैं यहाँ पर भाटी जी का थोड़ा सा, हालांकि पार्टी लाइन पे नहीं मैं बोलता, लेकिन भाटी जी के एक लाइन को मैं पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जो राजनीतिज्ञों की बात तो ऐसे ही अगर आप देखिए तो वो तो कह रहे थे बिटवीन द लाइंस, यहाँ तो एक लाइन पे भी यकीन करने लायक नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कसीदे पढ़ रहे हैं कि क्या कहते हैं कि आप मजाक उड़ा रहे हैं या आगे का संकेत दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये योगी जी को अच्छा लगा होगा क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना सच है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी समस्याओं का भी बड़ी भूमिका रही जब ये समाजवादी पार्टी से नीचे आ गए लोकसभा चुनाव में। तो ये सच्चाई है। बाकी तो आप कसीदा पढ़ते रहिए, प्रशस्ति देते रहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि भाई सब कुछ तो ठीक इतना जल्दी यूपी में हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता। वो हमारे और भाटी जी के एक मित्र हैं दीक्षित धनखौरी नागर साहब, उनकी एक लाइन है कि सियासत की वफादारी हवाएं जानती हैं, कहाँ कितना बरसना है घटाएं जानती हैं। नागर साहब, सो फ्रॉम लंदन टू लखनऊ, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए जो बात हो रही है, हाँ। अगर 1947 से इस बारे में जाएं 47 तो पहुंच मुझे गए आप तो। कोई भी एक 5 साल का कोई प्रोग्राम को 5 साल की कोई एक सदन की प्रक्रिया, हाँ। चाहे देश की सरकार की हो चाहे प्रदेशों में हो, कहीं दिखा लो जो आज समाजवादी के साथ, जो समाजवादी पार्टी के कंधे पे चढ़ के 7 सीटें जीत गए। वो अलग बात है, कहते हैं छोड़ो अखिलेश पखलेश को। कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में G23 ग्रुप जो बिल्कुल आधी कांग्रेस खुल के खिलाफत करती थी और मीटिंगें करती थी और टेलीविजनों में आके बयान देती थी, और उनमें कई लोग पार्टी से निकाल दिए गए, कई लोग पार्टी छोड़ छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि पिछली 17वीं लोकसभा में हमारे साथी सांसद बैठे हैं, सुब्रत पाठक जी, हाँ। तो उनको आइडिया है कि वहाँ जो बहुत काबिल बिट्टू जो और एक अपना ये गुरजीत सरदार जी थे और मनीष तिवारी जी, उनको नेता सदन नहीं बनाया, ऐसे को नेता सदन बना दिया कलकत्ता से बुला करके, अब उनको बिल्कुल दरकिनार करके साइड में हटा करके रख दिया। तो पार्टी में वहां पे ग्रुपबाजी होती थी, उसकी चर्चा नहीं करी किसी ने, उसकी बात नहीं करी किसी ने, उसकी सोच नहीं आती किसी को, उसके बारे में बात नहीं आती। बात अगर जाती है तो उत्तर प्रदेश में भाई मीटिंग में जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश की मीटिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं गए। अरे पार्टी की तरफ से संगठनात्मक ढांचे में पार्टी की तरफ से अगर कोई दिल्ली कॉल कर लिए गए और वो नहीं गए तो उनको ऐसा क्यों सोचते हैं? या अगर मीटिंग में विश्लेषण ही कर रहे हैं तो विश्लेषण करके तारीफ ही तारीफ करते रहेंगे एक दूसरे की, तो फिर विश्लेषण क्या हुआ? विश्लेषण में अगर ये कह रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है सरकार से, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं संगठन को चुस्त दुरुस्त करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं शिथिलता संगठन में रही है, 10 सीटों को जीतना चाहते हैं, कहीं ना कहीं और सशक्त और ताकतवर उसको बनाना चाहते हैं। तो उस पे ही चर्चा क्यों होती है? या इसको ऐसे कहें हम कि उत्तर प्रदेश में केवल दोनों पक्ष भी और विपक्ष भी, अगर ऐसी चर्चा होने लगे कि विपक्ष गायब हो जाए, पक्ष भी और विपक्ष की दोनों चर्चाएं होने लगे, तो क्या इसको हम ऐसे भी नहीं नागर साहब, अभी थोड़ा नहीं, अरे अभी इतना समय थोड़ी हो गया आपको लंदन में, भूल गए 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, गायब कहां? ये तो बल्कि बीजेपी से ज्यादा ताकतवर हो गया है। एक लाइन में, अरे 2 लाइन बोलो आप लंदन में बैठे हो। हाँ, तो क्या हम ये समझें कि कांग्रेस और साथी पार्टियां सही सवाल विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है बीजेपी के अंदर ही या एनडीए के अंदर ही?
पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों निभा रहे हैं। ओके, इसको ऐसे समझे क्या? पॉइंट टेकन। भाटी जी रिप्लाई, राकेश जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, भाटी जी क्विक रिप्लाई, अजय जी आ रहा हूं, इसके बाद सिर्फ 1 मिनट दीजिए। भाटी जी ग्राफिक्स मेरे को भाटी जी से देखिए, हमारा हम भाटी जी से ही पूछ रहा हूं। समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों के आधार पे, अपनी विचारधारा के आधार पे, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ के, अपने समर्थक लोगों में अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमें इनकी तोड़फोड़ से, इनकी जोड़ तोड़ से, इनके झूठ से, इनकी बेईमानी से कोई लेना देना नहीं है। इनकी आपस की लड़ाई है। ये कैसे लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अंदर जाने। अब ये जी मॉनसून ऑफर तो अखिलेश जी ने दिया था, अगर चिंता नहीं होती तो क्यों ऑफर? अभी तो विंटर ऑफर आना है। मानसून ऑफर इसलिए दिया था जब एक पिछड़े वर्ग के नेता को मीटिंग में बैठने को कुर्सी और सोफा नहीं दिया जाता था, उन्हें स्टूल दे दिया जाता था, और 1-2 बार तो खड़ा भी किया रखा गया। जब वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे। वो दिल्ली की भागदौड़ किस लिए थी? जो अभी सतीश केसिंग जी कह रहे थे कि लखनऊ छोड़ के दिल्ली भाग रहे थे, दिल्ली से लखनऊ भाग रहे थे, वो इसीलिए तो कि मुख्यमंत्री बन जाऊं मैं। तो अखिलेश जी ने इशारा किया था उन्हें कि तुम्हें ये मुख्यमंत्री बिल्कुल भाटी जी, आपको इसके बारे में ज्यादा पता हो सकता है, मैं बना देंगे। नहीं अजय जी आ रहा हूं, लेकिन सतीश जी आप समझिए, शिवपाल जी के साथ वो ये झेल चुके हैं। पता है। नहीं देखिए, शिवपाल जी के साथ वो ये झेल चुके हैं। वही 7 नंबर था, वही 5 नंबर था। वो जरा 7 और 5 नंबर वाला ग्राफिक ले आओ। वही 7 नंबर की कोठी, पड़ोसी कोठियां हैं, 5 KD और 7 KD। लेकिन पता ही नहीं क्या ये नंबर है, ये कुछ न्यूमरोलॉजी दिखानी पड़ेगी। ये 7 और 5 के बीच का क्या है? जब अखिलेश जी सरकार में थे तो वहां शिवपाल जी थे, अभी बाबा हैं तो वहां केशव बाबू हैं। लेकिन वहां पे क्या गड़बड़ होती रहती है, हमेशा गड़बड़ चलती रहती है 5 और 7 के बीच में। आपको एग्जैक्टली पता है कि दिल्ली आने से क्या मतलब होता है, मैं जानता हूं। लेकिन ना तब सक्सेसफुल हुआ था और ना इस बार हो रहा है। राकेश जी आ रहा हूं, राकेश जी आ रहा हूं। सतीश केसिंग जी कुछ बीच में बोलना चाह रहे हैं। अजय जी आ रहा हूं, आपका बचा है मुझे पता है। सतीश केसिंग जी ब्रीफली, सतीश जी कांग्रेस बोल ले, फिर मैं आ रहा हूं। एक ही लाइन बोलना चाह रहा हूं। अजय जी को मेरा नाम तो भाटी जी ने ले लिया अजय जी, लेकिन बहुत ज्यादा मैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना आपसे ऐश्वर्या पूछना चाहता हूं, पूछ लीजिए। कि आप भाटी जी से ये पूछिए, आप पूछिए अखिलेश जी ये ममता जी की सरकार को इतना डिफेंड करने में क्यों लगे हुए, सब काम छोड़ के? सर वो वाला ग्राफिक भी है मेरे पास कि दीदी ने सबकी लगाम, विपक्ष की लगाम दीदी के पास है। बंगाल के ऊपर लगातार 5 दिन से मैं कर रहा हूं, और वो अच्छी बात नहीं है सर कि बंगाल जैसे इंसिडेंट पे अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, लड़की हूं लड़ सकती हूं बोलने वाली सब चुप है। डिबेट बिल्कुल राइट से लेफ्ट से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। अजय वर्मा जी, भाटी जी आ रहा हूं। अजय वर्मा जी चला दो, बोलिए अजय वर्मा जी। देखिए ऐश्वर्या जी, देखिए आप जो कहते हैं आपकी तो ये ड्यूटी है, दायित्व है। आईना फैला रहा है खुद फरेबी का भरम, हर किसी से कह रहा है आपसा कोई नहीं। आप कह रहे हैं चाय वाले ने तो देश भी चला रहे हैं, और रेलवे का इतिहास ये बता रहा कि बड़नगर रेलवे स्टेशन उस वक्त बना ही नहीं था। एक सज्जन अभी चाय की चर्चा कर रहे थे कि फूल बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। 2 मीटिंग हुई थी, केशव प्रसाद मौर्य जी को उपचुनावों की मीटिंगों में बुलाया नहीं गया। बाबा ने, आपको याद होना चाहिए, 30 मंत्री कमेटी में बनाए थे, 2 मीटिंगों के बाद बुलाया था। खैर ये तो इनका अपना एजेंडा है, चूंकि ये चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी देश की सरकार के खिलाफ, प्रदेश की सरकार के खिलाफ, ये संविधान विरोधी सरकार, ये पिछड़ों के, अगड़ों के, दलितों के, अनुसूचित जाति के खिलाफ सरकार के खिलाफ अपना मजबूती से बूथ लेवल पर काम कर रही है। बेरोजगारों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, फिर देश में जात पात को, महिला सुरक्षा मत बोलो, देश में मुस्लिम, अजय जी महिला सुरक्षा मत रखने के लिए, महिला सुरक्षा मत बोलिए। हाँ बोलिए, आगे सुन तो लीजिए। अब आप देखो कथा मुरारी बापू की मुझे याद आ रही है, फिर सुन तो लीजिए। आज सबको मुरारी बापू याद आ रहे हैं, क्या बात हो गई करने के लिए। और इस उत्तर प्रदेश में ये लोग 10 की 10 सीट, 3 इनकी सीट थी, 3 ही बचा जाए तो बहुत बेहतर है। 2 की मुझ पे जो सूचना है, 2 सीट इनकी हो सकता है, बच सकती हैं। अब कांग्रेस पार्टी का रहा सवाल मुद्दों का, तो हम अपनी मजबूती से, हमारे हर कार्यकर्ता, हमारे हर नेता, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, खड़गे जी हो, सोनिया जी हो, अजय वर्मा हो, अजय राय हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, ब्रजलाल खाबरी हो, मजबूती से 10 उस पर लगे हुए हैं चुनाव में।
प्रभारी बना के भेजे हुए हैं 10 विधानसभा में। जहां समाजवादी के लड़ेंगे वहां कांग्रेस के भी प्रभारी हैं, और जहां कांग्रेस के लड़ेंगे वहां समाजवादी के भी प्रभारी हैं। यानी हम दोनों हाथ मिला के लड़ेंगे। इनकी तरह नहीं है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मन में कुछ और है। और ये निश्चित है कि बाय इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उत्तर प्रदेश में बाबा की विदाई तय है। ये मैं नहीं कह रहा, देश के नंबर 1 और नंबर 2 कह रहे हैं। और ये इनकी तो ये जो नंबर 1 और नंबर 2 कह रहे हैं, और ये जो नंबर अजय वर्मा को पता है, ये बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बहुत अच्छी बात है अजय वर्मा जी कि किसी और को नहीं पता है देश में, लेकिन 1 और 2 जो कह रहे हैं वो अजय वर्मा को पता है। एक किसी और दिन बैठेंगे अजय वर्मा जी, ये भी बताइएगा 1 और 2 कौन है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, लेकिन नहीं पूरा समय दूंगा, लेकिन महिला सुरक्षा की बात मत कीजिएगा। 10 सेकंड नहीं, महिला सुरक्षा की बात मत कीजिएगा। अगर महिला सुरक्षा की बात करने की आपके पास अधिकार तब होता, 10 नहीं 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड दूंगा। ना आपके पास है और ना भाटी जी के पास है। अगर होता तो बंगाल में जो हुआ उस पर लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा खड़ी होकर बोलती मैं जा रही हूं कलकत्ता, नहीं वहां दीदी की सरकार है, आपका अलायंस है, आप चुप रहे। अखिलेश जी चुप रहे, डिंपल यादव जी चुप रहे। अजय वर्मा जी अब बोलिए, 10 नहीं 40 सेकंड दे रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी आपके समय से 30 सेकंड दे रहा हूं, प्लीज देखिए सबसे बोलिए, जवाब दीजिए। भूल गया था, बोलिए प्रियंका वाड्रा चुप क्यों है? मुद्दों से है। बोलिए प्रियंका वाड्रा चुप। कल्चर्स आप लोग बात करते हैं, प्रियंका वाड्रा चुप। मुद्दों से है। एक इस मिनट के लिए कल्चर में इस देश में कल्चर और त्योहार भी होते हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, राहुल जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से और आपके चैनल को और समस्त देश विदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। भारत की बहनें पूछ रही हैं कि देश के कि उनकी बड़ी बहन प्रियंका वाड्रा चुप क्यों है? रक्षाबंधन पे बता दीजिए, अब क्यों बोलती बंद हो गई? मैं अब बता रहा हूं, 40 सेकंड दिए थे, बोलो। चुप नहीं है। हमारे ट्वीट्स देख लीजिए, ट्वीट पे देश जीतोगे। महिलाओं के साथ अजय जी फिर मैं बोल दूंगा तो भाटी जी मुझे बोलेंगे आपने ऐसा कह दिया करती है। शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए भाटी जी दिलाने की और अब इनको अजय वर्मा को कह रहे हैं ट्वीट कर दिया, हम लोग ट्वीट कर दिया, तो फिर जनता भी ट्वीट पे ही वोट देगी। हम लोग बलात्कारियों को जनता भी ट्वीट पे ही वोट देगी। अजय जी थैंक यू, मेरे को आपका जवाब मिल गया, थैंक यू। रिलैक्स, बैक ऑन टॉपिक। राकेश त्रिपाठी जी, जनता को जवाब मिल गया, आपको आपने ट्वीट करके, सतीश के सिंह जी आपको सेटिस्फैक्शन हो गया? कांग्रेस कह रही हमने ट्वीट कर दिया था, ट्वीट इज इनफ। जो बंगाल में इतनी हैवानियत का मैं तो आपके चैनल पर पहले ही बोल चुका हूं, ट्वीट इज भाजपा वालों से रास्ता पूछिए बोल ना के बंगाल का। कि केंद्र सरकार क्या कर रही है बंगाल के मामले में। हाँ बिल्कुल, अब तक तो कुछ नहीं किया है। पॉइंट और राहुल गांधी जी ने विरोध में ट्वीट किया कि वहां कवर अप का है, लेकिन ओला उबर में घूम रहे हैं, उसी को लेके कलकत्ता जाते तो मैं ज्यादा स्वागत करता। पॉइंट टेकन। राकेश त्रिपाठी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय? राकेश जी, बैक ऑन ग्राफिक्स। राकेश जी देखिए, आपने चूंकि 5 नंबर और 7 नंबर कोठी का जिक्र किया, तो मुझे याद आ गया कि ये 6 नंबर के बीच में जो कोठी है ना, इस 6 नंबर की कोठी को लेकर के भी एक अपशकुन माना जाता था कि जो मंत्री उसमें निवास करता है वो मंत्री की कुर्सी चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे नोएडा को लेकर के अपशकुन माना जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा चला जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। तो अब नोएडा भी मुख्यमंत्री जी बारंबार कई बार गए, लेकिन उनकी कुर्सी भी नहीं गई, और 6 नंबर की कोठी में नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी भी हैं, उनकी भी कुर्सी सही सलामत है। तो हमने इस तरह के कई अंधविश्वास को तोड़े हैं, और इसीलिए आज ये योगी का मॉडल ना देश भर में और दुनिया भर में चर्चा का विषय है। याद करिए कोरोना का वो कालखंड, इस कोरोना के कालखंड में इतनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की, और इसमें सच है, कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पिछली सरकारों के समय में बहुत खराब था, लेकिन उतने खराब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के इच्छा शक्ति के कारण हम कोविड की इस त्रासदी से, इस महामारी से डट करके मुकाबला किया, हमने डट करके लड़ा। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के सांसद तक इसकी तारीफ कर रहे थे कि हमारे पास भी अगर योगी आदित्यनाथ जैसा नेता होता तो शायद हम भी अपने देश में बेहतर परफॉर्मेंस करते। मुझे लगता है कि कम से कम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कर्तव्य निष्ठा पर, उनके परिश्रम पर, उनकी ईमानदारी पर कम से कम आज सबको मिलकर के एक स्वर में उसकी तारीफ कर सकते हैं। चाहे तो राजकुमार भाटी जी भी कर सकते हैं। निर्णय लेने को लेकर के जितना अडिग रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जितना परिश्रमी है, विषयों की जितनी समझ है उनको, मुझे लगता है इन सारी बातों के कारण आज विपक्ष से इसलिए प्रयास करता है कि कैसे पार्टी के भीतर अंदरूनी झगड़ा स्थापित करने का प्रयास करे, लेकिन पार्टी पूरी तरह से चट्टान की तरह एकजुट है और कमल का फूल लहराएगा फिर आपको। और मैं राजकुमार भाटी जी को इतना आग्रह करूंगा, 2014 में 5 सीटें केवल जीते थे 80 में से आप, और 2019 में केवल 3 सीटें जीत करके आए थे परिवार की। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी इतना मुगालता नहीं रखा, कभी इतना गुरूर नहीं रखा। हम तो 33 सीटें फिर भी जीत कर आए हैं, लेकिन आपको तो ऐसा लगता है सारा जहां आपने जीत लिया है, इतने मुगालते में आ गए हैं। और कैसी
कैसी कैसी वो खुश झूठी है बातें अपनी बोलने जीत लगे पे। हैं। मैं राकेश कहने जी, वो लगूं अपनी क्या जीत पे कि खुश अखिलेश है। यादव जी को घर से आया, वो आज confident ने है। खाना नहीं दिया था, आज देखिए, वो ब्रेकफास्ट नहीं confident दिया था। देखिए, अब कह रहे हैं राकेश केशव जी को खड़ा रखा देखिए है। राकेश ये जी, झूठ मैं बोलना आपका बंद दुख करिए समझ भाई। रहा हूं, मैं उनका एक्साइटमेंट समझ रहा हूं, हारे लेकिन हैं अभी ना, भाटी जी, एक सीट भी हारे हैं ना, 80 सीट हारने के बराबर है। ओके भाटी जी, आपने मेरे को एक बार 24 के इलेक्शन में बोला था 40 सीटें, मैंने उसको लाइटली लिया था, और ये मैंने 10 बार बोला है ऑन एयर कि मैंने आपकी बात को लाइटली लिया था। आप 37 ले आए, मैं तब से लेता नहीं, तो ये 10 है। नाम बोल दूं एक बार और, करल, फूलपुर, मिल्कीपुर, सीसामाऊ, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर, मंझवा, कुंदरोकी और कठेरी, कितनी आ रही हैं? रिकॉर्ड कर रहा है शर्मा। इनमें से 8 या 9 जीतेंगे हम, 8 तो जीतेंगे अब बिल्कुल 100%। रुक के ही नहीं मान रहे आप भारतीय तो। जनता पार्टी 2 या 1 तक सिमट जाएगी। लेकिन अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कृपया अपने तथ्य ठीक रखे करें। राकेश त्रिपाठी जी, आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति गिने जाते हैं। हम 2019 में भी 5 ही जीते थे, आप कह रहे हैं 3 जीते थे। दूसरी बात, आपने कोरोना काल का जिक्र किया। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में जो लोगों की दुर्गति, बाई इलेक्शन में 2 हार गए थे। आजमगढ़, आरामपुर दवाई नहीं मिल रही थी, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। सुन तो लें यार, सुन तो लें। कोरोना काल में जितनी दुर्गति उत्तर प्रदेश में लोगों की हुई, दुनिया में कहीं नहीं हुई। आपके एक IAS जो अस्पताल में बेंच पे लेटे लेटे उनकी डेथ हो गई थी। आपके एक मंत्री का बेटा जो पहले उस समय सांसद थे, बाद में मंत्री बनाए आपने केंद्र में, उनके बेटे को वो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, वो धरने पे बैठ गए थे। जब आप अपने सरकार के लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे, आप उसमें भी श्रेय लेना चाहते हैं। इतनी लफाजी और इतना पाखंड और इतने झूठ कहाँ से कैसे सहन कर लेते हो? कोरोना काल तो एक काला धब्बा है बीजेपी सरकार के ऊपर। फैलाने में लगे जब थे, लोगों भाजपा को ओके, देखिए टाइम कम है मेरे पास। जलवा रहे थे। नागर साहब, आपकी पार्टी क्या कह रही है? ये 10 इलेक्शन, मैं सिर्फ नंबर चाह रहा हूं, क्योंकि अगली बार कब यूपी पे डिबेट करूंगा देखना होगा। लंदन से बता दीजिए कितनी सीटें हैं नागर साहब? ऐसे जिसको पूछो वो कहेगा हम 10 में से 9 जीत रहे हैं या 10 जीत रहे हैं। भाटी जी ने कही है, दूसरों से पूछो वो कहेंगे 10 में से 9 जीत रहे हैं। आप भी बता दो कुछ, एक आध तो बता ही दो। जीती नहीं जा सकती, 18 तो जीती नहीं जा सकती। हमें तो इतना पता है कि RLD को 2 सीट मिली थी, 100% रिजल्ट मिला था, और जितनी सीट हमें 10 में से मिलेंगी 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। और मुझे तो लगता है कि NDA कम से कम 10 में से 8 सीट तो पक्का जीत करके जाएगा। 8 आप ला रहे हो, 8 वाला रहे हो। बीजेपी बताएगी क्या? क्या बीजेपी बताने जा रही है राकेश त्रिपाठी जी 10 में से आप कितने में कॉन्फिडेंट है? देखिए, हम बहुत मजबूती के साथ 10 की 10 सीटों को अपने पाले मिलाने के लिए प्रयास करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। जनता मुहर लगाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी को कोई सीट दे करके सीट खराब नहीं करना चाहेंगे। वहां जनप्रतिनिधि कोई ऐसा बनकर के आ जाए जो विकास कार्यों में रुचि न ले, ऐसा जनप्रतिनिधि कोई चुनना नहीं चाहेगा। ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये संविधान और आरक्षण का जो झूठ फैलाया था ना आपने, ये झूठ पूरी तरह से धुल चुका है। जनता के बीच में सही पिक्चर सामने है, और हमें पूरा विश्वास है कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। उपलब्धियों के आधार पर हम इन 10 की 10 सीटों पर सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। अच्छा, आप 10 की 10 कर रहे हैं। मेरे पास समय कम है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं जिस चीज से अंत कर रहा हूं आज शो, दर्शकों, बंगाल में जो हुआ है आज रक्षाबंधन वाले दिन, जैसे मैंने शुरू में कहा, राखी वाले दिन भारत के हर भाई को खड़ा होना पड़ेगा, और खासकर हमारे राजनेताओं को। आप किसी भी पार्टी में हो, ममता दीदी की पार्टी में 11 महिला सांसद हैं, लेकिन सब चुप है, सब चुप है। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, कांग्रेस की पार्टी से पूछा, वो कह रहे ट्वीट किया तो है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बोलने से कुछ नहीं होता। अब समय आ गया है, लड़ना होगा इन हैवानों के खिलाफ। और एटलीस्ट हमारे पॉलिटिकल क्लास को, चाहे वो जयंत चौधरी की पार्टी हो या फिर ओडिशा की बीजेपी, कोई भी हो, आप बड़े हो छोटे हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबको इस मुद्दे पे कम से कम एक साथ आना पड़ेगा। और दर्शकों, वो साथ तब आएंगे जब आप एक साथ होंगे, और आप एक साथ, आपको कोई भी पार्टी पसंद हो, कोई भी विचारधारा पसंद हो, लेकिन महिला, हमारे देश की बहनों के खिलाफ ऐसे हैवानियत वाले कृत्य जो लोग करते हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जैसे जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन के ऊपर देश एक साथ आया था 14 के इलेक्शन में, देश को एक साथ आना पड़ेगा। अभी सिर्फ स्टेट में नहीं, सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे देश में जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम अगेंस्ट विमेन। महिलाओं के खिलाफ हो रहे ऐसे हैवान वाले
जो ये कृत्य है उनके खिलाफ पूरे देश को एक साथ आना पड़ेगा। ये चुप रहने से, पॉलिटिकली करेक्ट हो जाने से, सिर्फ बोल देने से लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कुछ होगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।